तो अब हम समझते हैं भारत में सत्ता की साझेदारी को। तो हमारे देश भारत के अंदर सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो। लोकतंत्र में सभी प्रकार के राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता होती है, और भारत में भी राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता ही है। भारत में सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति को, सभी भाषा को और सभी संस्कृति को समान अधिकार दिया गया है। अब हम समझते हैं सत्ता में साझेदारी का रूप को, मतलब कि किस किस तरह से सत्ता में साझेदारी होती है। तो पहला है क्षैतिज बंटवारा। इसमें होता यह है कि जो सरकार की पावर होती है उसे एक ही स्तर पर बांटा जाता है सरकार के अलग अलग अंगों में, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इनके पास पावर बराबर रहती है, लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। ये तीनों अंग आपस में एक दूसरे पर नजर रखते हैं और चेक करते रहते हैं हर एक अंग को, ताकि कोई भी एक अंग पावर का अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं कर पाए। दूसरा है स्तरीय बंटवारा या ऊर्ध्वाधर बंटवारा। इसमें होता यह है कि जो पावर होती है वो सरकार के अलग अलग स्तर पर बंटवारा होती है। जैसे कि सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, जो पूरे देश की सरकार होती है। फिर उसके नीचे होती है राज्य सरकार, जो किसी एक राज्य की सरकार होती है। फिर होती है स्थानीय सरकार, जो कि लोकल स्तर पर काम करती है, और इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद ये सब आते हैं। इसमें होता क्या है, जो केंद्र की सरकार होती है वो अपनी पावर राज्य सरकार के साथ शेयर करती है, और जो राज्य की सरकार होती है वो अपनी पावर स्थानीय सरकार के साथ शेयर करती है। मतलब अलग अलग लेवल पर सत्ता की साझेदारी होती है। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। जैसे कि आपने बेल्जियम की कहानी में देखा था कि वहाँ पर सामुदायिक सरकार का गठन हुआ था। इसी तरह इंडिया में भी आरक्षण का सिस्टम चलता है, ये भी इसी का उदाहरण है। इसमें होता यह है कि जो अनुसूचित जनजाति है, जैसे कि SC, ST, OBC, इन सबको आरक्षण मिलता है संविधान के तहत। चौथा है विभिन्न राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें होता यह है कि जो पावर होती है उसे अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग दबाव समूहों में शेयर किया जाता है। ये क्या करते हैं, तो ये सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं ताकि अपनी मांग पूरी कर सके। और इंडिया में आपको ऐसे कई सारे ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि व्यापार संघ, छात्र संघ, मजदूर संघ इत्यादि। तो अब हम समझते हैं लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के स्वरूप को। तो देखो, जन्म, जाति, भाषा, धर्म, रंग, क्षेत्र, समुदाय, रीति रिवाज, इन सब के आधार पर भेदभाव होने की वजह से सामाजिक विभाजन होता है। जैसे कि पहला, नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव। 1968 ईस्वी में मैक्सिको ओलंपिक में पदक समारोह के दौरान 200 मीटर की दौड़ जीतने वाले अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस ने नस्लवाद का विरोध किया, क्योंकि ये दोनों अश्वेत थे, मतलब कि ये दोनों काले थे। अमेरिका में श्वेत लोग अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव करते थे। जब टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस ने नस्लवाद का विरोध किया तो उसका समर्थन ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने भी किया, जबकि पीटर नॉर्मन न तो अमेरिकी थे और न ही अश्वेत थे। तो इस घटना से हमें ये पता चलता है कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत, मतलब कि काले और गोरे का अंतर सामाजिक विभाजन है। दूसरा है राजनीति के आधार पर भेदभाव। इसे समझने के लिए हमें दो देशों की कहानी को समझना पड़ेगा, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। तो सबसे पहले हम समझते हैं उत्तरी आयरलैंड की कहानी को। तो उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है। यहाँ की मुख्यतः आबादी ईसाई है, और ये ईसाई दो प्रमुख पंथों में बटे हुए हैं। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जो अमीर और ताकतवर है, और इन लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती है, जो ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहता है। जबकि 44% आबादी रोमन कैथोलिक है, जो गरीब और वंचित लोग हैं, जो कि लंबे समय से शोषण का शिकार है। और इन लोगों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती है, जो आयरलैंड के साथ रहना चाहती है। अब होता यह है कि दोनों समुदाय के बीच हिंसक टकराव यानी कि लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इस लड़ाई में ब्रिटेन के सेना के जवान और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, जिस वजह से 1998 ईस्वी में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता होता है, जिसमें हिंसक आंदोलन को बंद करने की बात स्वीकार कर लिया गया। अब हम समझते हैं नीदरलैंड को। तो नीदरलैंड भी ईसाई धर्म वाला देश है। यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों पंथ के लोग रहते हैं। जो कैथोलिक पंथ के लोग हैं उसमें कुछ जनता अमीर है और कुछ जनता गरीब है। वहीं जो प्रोटेस्टेंट पंथ के लोग हैं उसमें भी कुछ जनता अमीर है और कुछ जनता गरीब है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी समुदाय बहुत ताकतवर नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर सामाजिक भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। वहीं उत्तरी आयरलैंड में एक समुदाय के ज़्यादा ताकतवर होने से सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है।
इसी तरह एक और देश है यूगोस्लाविया, जहां पर धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर राजनीति हुई, जिसके कारण यूगोस्लाविया 6 हिस्सों में टूटकर बट गई। तीसरा, जाति के आधार पर भेदभाव। तो देखो, पूरे दुनिया में जाति के आधार पर भेदभाव और श्रम विभाजन होता है। कोई भी बच्चा जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का हो जाता है। कुछ जातियां सशक्त होती है, जिसे शिक्षा बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जातीय समुदाय होते हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, जैसे कि दलित जातियां। इन सब को देखते हुए भारत में SC, ST और OBC को शिक्षा में आरक्षण दी जाती है, ताकि दलित जाति और छोटी जाति शिक्षा से वंचित न रहे। चौथा, लिंग के आधार पर भेदभाव। तो देखो, समाज में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। समाज में कहना है कि लड़कियों का जीवन घर तक सीमित है, जबकि लड़कों के ऊपर खान पान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा किया जाता है, जिस वजह से महिलाओं में साक्षरता की दर 54% है, जबकि पुरुष में 76% है। स्कूली शिक्षा के दौरान कई लड़कियां पढ़ने में बहुत तेज रहती है, फिर भी उसे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव इतना होता है कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा अगर लड़की होती है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिस वजह से हमारे देश का लिंगानुपात 943:1000 है। मतलब कि 1000 लड़कों पर सिर्फ 943 लड़कियां ही है। इस हो रहे गर्भपात को रोकने के लिए सरकार ने 1971 में एक अधिनियम पारित किया, जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा जाता है, जो सफल न होकर असफल साबित हुआ। हालांकि अब भारत में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मतलब कि अब लोगों की सोच बदल रही है। तो देखो यार, इन सभी भेदभाव को देखते हुए हमारे संविधान में इसके खिलाफ कानून भी बनाया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, लिंग, भाषा, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने, निवास करने, व्यवसाय करने इत्यादि का समान अधिकार प्राप्त है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, मैं कुछ दिनों के बाद लाइव आकर सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग तैयार रहना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।